हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं सर देव प्रकाश मंडल। हम क्लास 12 के बायोलॉजी के जो छठे चैप्टर है वंशागति के आणविक आधार, ठीक है, उसी का हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसी पे हम अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हमने बता दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल गुणसूत्र का अध्ययन करवाया, जिसमें बताया कि जीन पाए जाते हैं यानी फैक्टर पाए जाते हैं। वो फैक्टर दो फैक्टर पाए जाते हैं, जिसके कारण ये दो फैक्टर जो होते हैं वह फैक्टर क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को ट्रांसफर करता है। ठीक है, लेकिन सटन और बॉवेरी ने यह भी प्रतिपादित कर दिया, एक थ्योरी प्रतिपादित किया जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। वह क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस 1903 में प्रतिपादित किया। उसी को आधार मानकर टीएच मॉर्गन ने सहलग्न और सहलग्नता के बारे में भी प्रदर्शित कर दिया, प्रस्तावित किया नियम को, और वह नियम सर्वमान्य हो गया। ठीक है, तो अभी चलिए हम गुणसूत्र के बारे में बता देते हैं, यानी क्रोमोसोम के बारे में बता देते हैं कि क्रोमोसोम किससे बना होता है, तो कैसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो देखिए क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम किस किस चीज से बना होता है, तो क्रोमोसोम प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। जब हम इसको यानी इसके खंडन को क्लियरली बताते हैं, यानी खुल के जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो इस टाइप के बनते हैं। ये 4 प्रकार के प्रोटीन से बना होता है, 4 टाइप के प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन, ये प्रोटीन क्या है, इस टाइप से रहता है। ठीक है, उसको इस टाइप से घेरे रहते हैं, यानी यहाँ पे जो प्रोटीन रहता है, एक गेंद को ऐसे रस्सियां से जो बांध के रखते हैं। आप लोग टॉप घुमाए होंगे, तो टॉप को जो ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ठीक उसी तरह इसमें 4 प्रकार के प्रोटीन को ये बैंड करके रखता है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, H2A, H2B, H3 और H4। यानी ये कौन से प्रोटीन है, तो हिस्टोन प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का टाइप है, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, तो ये जो है डीएनए का, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए का ही एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी हम ये बता देते हैं आपको कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड का खोज, न्यूक्लिक एसिड का खोज फ्रेडरिच मिस्चर ने सन 1869 में पल्स कोशिका
के न्यूक्लियस में देखा था। ठीक है, और न्यूक्लियस में देखने के कारण इसका नाम फ्रेडरिच मिसर ने ही क्या किया, इसका नाम न्यूक्लियन रख दिया। न्यूक्लियन रख दिया। ठीक है, अब ये न्यूक्लियन जब देख लिया तो कुछ दिन के पश्चात यानी बाद में अल्टमान, ये भी एक साइंटिस्ट है, सॉरी यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का खोज फ्राइडरिच मिसर कहाँ के थे, तो स्वीडन के थे। स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे फ्राइडरिच मिसर। ये सन 1869 में पश कोशिका के न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड को देखा। न्यूक्लियस में देखने के कारण न्यूक्लिक एसिड का नाम न्यूक्लियन रख दिया। और अल्टमान कुछ दिन के बाद यानी 1889 को न्यूक्लियन के अम्ल प्रवृत्ति के कारण इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया। ठीक है, जब ये न्यूक्लिक एसिड रख दिया तो न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के हुए, तो दो टाइप के हुए, दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड हो गए। क्या क्या, नंबर 1 है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और नंबर 2 है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब ये दोनों फिर से कंफ्यूज में आ गए कि यहाँ पे डीएनए ट्रांसफर करता है यानी अनुवांशिक पदार्थ है या फिर आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है। इसके पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ये कहा करते थे कि प्रोटीन ही अनुवांशिक पदार्थ है, और कुछ ऐसे साइंटिस्ट कहा करते थे कि नहीं, प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, यानी न्यूक्लिक एसिड अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डीएनए और आरएनए है, तो डीएनए क्या करते हैं, डीएनए का जो है, ये डीएनए का कार्य यानी लिविंग थिंग्स में अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, परंतु कुछ वायरस को छोड़कर, जैसे HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस एड्स का जो है, उसके बाद TMV टेबेको मोजेक वायरस, उसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है,
तो ऐसे वायरस में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता है। ऐसे वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता है, बल्कि इसमें अनुवांशिक पदार्थ का कार्य आरएनए करते हैं। आरएनए का अनुवांशिक पदार्थ होने का खोज कौन किया था? तो आरएनए का अनुवांशिक पदार्थ होने का खोज 1957 ईस्वी में फ्रैंकल थोड़ा सा रुक जाइए। फ्रैंकल, कॉनरेड और सिंगर ने किया था। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए आरएनए का अनुवांशिक पदार्थ होने का प्रमाण कौन दिया था? तो फ्रैंकल, कॉनरेड और सिंगर ने कब दिया था? तो 1957 को दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया आपका छोटी मोटी जानकारी डीएनए से और आरएनए से। ठीक है, अब ये जो प्रमाण हुआ कि डीएनए ट्रांसफर का कार्य अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है या फिर आरएनए भी कुछ कुछ में करता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सक्सेस है वो देखना है। इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना प्रयोग किया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन प्रयोग है, चलिए अब उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है ना कि सटन और बॉबेरी ने 1902 में जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताए वो सिस्टम बताया, और बताया कि इसमें जो जीन होते हैं वह गुणसूत्र में जो जीन पाए जाते हैं वह अनुवांशिक पदार्थों का कार्य करता है। ठीक है,
तो इसमें क्या हुआ कि कोई बोले प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, कोई बोले डीएनए अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मंथन हुए। मंथन होने के बाद यहां तक कि 1940 ईयर्स तक ये माना गया कि प्रोटीन ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। ठीक है, लेकिन बाद में यह पता चला कि नहीं, प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता है। तो इसके लिए जो प्रमाण है, ये जो प्रमाण देते हैं कि एविडेंस फॉर डीएनए एज हेरिडिटी और जेनेटिक मटेरियल, इसका जो एविडेंस है वह क्या है? तो बॉबेरी ने 1902 में अपना गुणसूत्री जो सिद्धांत थे उसका वह लक्ष्य कर दिया, प्रस्तावित किया। प्रस्तावित करने के बाद वह देखने के बाद बताया कि नहीं, प्रोटीन या फिर अनुवांशिक पदार्थ में प्रोटीन या डीएनए का कार्य होता है। तो दोनों का विभेद चला और चलने के बाद फिर से प्रमाण शुरू हो गया। एविडेंस ऑफ डीएनए के पक्ष में प्रमाण। एविडेंस ऑफ हेरिडिटी। for DNA genetic transfer material। तो इसमें क्या है कि जेनेटिक के मतलब डीएनए का प्रमाण होने के पक्ष में प्रयोग बहुत सारे किए थे। पक्ष में प्रमाण दिया था कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रयोग आया था वह साइंटिस्ट था ग्रिफिथ। ठीक है, तो ग्रिफिथ का प्रयोग आया। ये प्रयोग किसमें किया था? ग्रिफिथ का प्रयोग में आता है। ग्रिफिथ का प्रयोग किस चीज का आता है कि ग्रिफिथ का प्रयोग एक आ जाता है ट्रांसफर ऑफ ग्रिफिथ जेनेटिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने अपना जो नियम लगाया वह प्रयोग किया था। जेनेटिक अनुवांशिक पदार्थों का जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था वह किस में किया था? बैक्टीरिया में किया था। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इन बैक्टीरिया।
सबसे पहला प्रयोग ग्रिफिथ के द्वारा, ठीक है, कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, ये साबित करेंगे। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले कुछ मतलब मैमल्स में ये क्या किए थे, निमोनिया उत्पन्न करने वाले, निमोनिया के रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को लिया, जिसमें एक आते हैं डिप्लोकोकस, ठीक है, एक डिप्लोकोकस निमोनी, और इसी का नाम है निमोनिकोकस। ठीक है, तो ये है डिप्लोकोकस और निमोनिकोकस, ये दो बैक्टीरिया, मतलब एक ही बैक्टीरिया है, इसका दो नाम है। अगर डिप्लोकोकस बोले तो चलेगा या निमोनिकोकस बोले तो चलेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि डिप्लोकोकस का ये क्या किया, अध्ययन किया। ठीक है, तो जब अध्ययन किया तो निमोनिया किसमें उत्पन्न करने वाले रोग, मैमल्स में उत्पन्न करने वाले रोगों को उठाया, और ये जो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया जो थे, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया के दो टाइप बनाए, दो टाइप। ठीक है, एक हो गए एस स्ट्रेन, ठीक है, और एक हो गए आर स्ट्रेन। इसका जो नाम है वो है वेल्वेंट स्ट्रेन, इसका है नन स्ट्रेन। ठीक है, जब ये एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन के बारे में कुछ बता देते हैं कि इसका जो सेल वॉल होता है, यानी वॉल्ड जो होता है वो स्मूथ होता है, यानी चिकना होता है। इसका जो भित्ति चिकनी होती है। ठीक है, आवरण जो होता है, आवरण पॉलीसेकेराइड का बना होता है। तीसरा पॉइंट है, यह निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। यानी कि इसका जो है स्मूथ वॉल्ड होते हैं।
इसका जो सेल वॉल होता है वो स्मूथ वॉल्ड होता है। एस यहां से उठ के आया, इसलिए इसका नाम एस स्ट्रेन पड़ा। ठीक है, आपको एस स्ट्रेन से ही हम बताने वाले हैं। और इसका जो आर स्ट्रेन है, इसके बारे में कुछ जानकारियां है कि इसका जो भित्ति होता है खुरदरी होती है। दूसरा है आवरण पॉलीसेकेराइड की बनी नहीं होती है। तीसरा है यह निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो ग्रिफिथ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इन बैक्टीरिया को लेकर ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और वह मेमल्स में यूज किया। ठीक है, तो एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन के भित्ति को लिया। आर स्ट्रेन इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसकी भित्ति खुरदरी होती है, जो रफ वाल्टेड होते हैं, वाल्ड होते हैं। ठीक है, तो जिसकी खुरदरी रफ हो उसको आर स्ट्रेन बोला गया और जिसकी खुरदरी चिकनी हो उसको एस स्ट्रेन बोला गया। अगर एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं तो हमें कौन सी बीमारी उत्पन्न होगी? निमोनिया की बीमारी उत्पन्न होगी। अगर आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो हमें निमोनिया की बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो निमोनिया की बीमारी कैसे होती है? तो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के इंजेक्ट से निमोनिया की बीमारी करवाया गया। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने किसमें प्रयोग किया? एक चूहे में प्रयोग किया। ठीक है, तो चूहे में ये जो है 2 स्ट्रेन पाए थे डिप्लोकोकस बैक्टीरिया से, 2 स्ट्रेन बनाए, एक बनाया विरुलेंट स्ट्रेन और एक बनाया नॉन विरुलेंट स्ट्रेन। ठीक है, तो एक विरुलेंट स्ट्रेन और नॉन विरुलेंट स्ट्रेन को फिर ये क्या करते हैं, ये ग्रिफिथ चूहे में प्रयोग करने लगे। ठीक है, तो चूहे में प्रयोग करने लगे तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो है एस स्ट्रेन वाले को क्या किया? एस स्ट्रेन वाले को ट्रेन को लिया और माइस में इंजेक्ट करवाया। इंजेक्ट करवाया तो माइस क्या हो गए? डाइज हो गए। ठीक है, माइस की मृत्यु हो गई। फिर दूसरा प्रयोग आर स्ट्रेन वाले को उठाया और फिर माइस में इंजेक्ट कराया तो माइस लिव हो गए, मतलब माइस जीवित रह गए। यहां पे माइस चूहे की मृत्यु हो गई। एस स्ट्रेन वाले जब इंजेक्ट हुआ बैक्टीरिया का चूहे में तो चूहा का देहांत हो गया। जब आर स्ट्रेन वाले इंजेक्ट हुए चूहे में तो चूहा जीवित रह गया। फिर उसने क्या किया कि एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को क्या किया? 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया और गर्म करने के बाद क्या हुआ कि एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया मर गए और मरने के बाद यह बैक्टीरिया का नाम दिया गया हीट किल्ड बैक्टीरिया। ठीक है,
हीट किल्ड स्ट्रेन। ये स्ट्रेन का प्रयोग तीसरा राउंड पे उसने किया। तो हीट किल्ड स्ट्रेन को जब चूहे में इंजेक्ट कराया तो माइस क्या हो गए, लिव हो गए। ठीक है, फिर माइस जब लिव हो गए तो इसने फिर सोचा कि चलो भाई हीट किल्ड जब स्ट्रेन है हमारे पास तो हीट किल्ड स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को मिक्स करके हम चूहे में इंजेक्ट कराते हैं। तो हीट किल्ड स्ट्रेन प्लस और आर स्ट्रेन दोनों को क्या किया, मिक्स करके इंजेक्ट कराया। किसमें, माइस में। तो माइस डेथ हो गए। ठीक है, तो यहां पे वो सोच में आ गए कि जब एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को चूहा में इंजेक्ट कराए तो निमोनिया के कारण उसकी चूहे की मृत्यु हो गई, और आर स्ट्रेन वाले जब हम चूहे में इंजेक्ट करवाए तो माइस लिव हो गए, यानी निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ, जिसके कारण ये इसका देहांत नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया, 60 डिग्री टेम्परेचर पर एस स्ट्रेन को गर्म करने के बाद जब एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया डेथ हो गया तो एस हीट किल्ड स्ट्रेन के नाम से उसको पुकारा गया। और हीट किल्ड स्ट्रेन को चूहे में जब इंजेक्ट कराया तो माइस क्या हो गए, लिव हो गए, यानी रह गए जीवित। फिर उसने क्या किया, हीट किल्ड स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके फिर से चूहे में इंजेक्ट कराया तो माइस का क्या हो गया, डाइज हो गया, यानी मृत्यु हो गई, देहांत हो गई। जब ये देहांत हो गया, यहाँ पे देहांत और यहाँ पे देहांत दोनों जगह देखा तो उसने सोचा कि जरूर यहाँ पे जो है आर स्ट्रेन जो है क्या हो गए, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में आर स्ट्रेन के कुछ कोशिका यानी कुछ सेल एस स्ट्रेन में बदल गए। एस स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गए। ठीक है, इसे ट्रांसफर होने की विधि को क्या कहते हैं, ट्रांसफर होने की विधि को ग्रिफिथ इफेक्ट ठीक है, ग्रिफिथ इफेक्ट कहा जाता है, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, या फिर ग्रिफिथ इफेक्ट या ग्रिफिथ इफेक्ट या ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ इफेक्ट या बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आर स्ट्रेन यानी कि यहां पे जो आर स्ट्रेन है हीट किल्ड एस स्ट्रेन का, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था ना ये, तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन
हीट किल्ड एस स्ट्रेन जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन के संपर्क में यानी मिक्स करते हैं और चूहे में इंजेक्ट कराते हैं तो चूहे की मृत्यु हो जाती है, तब उसके दिमाग में ये खटका कि जरूर कहीं हीट किल्ड एस स्ट्रेन का कुछ जो था सेल, वह सेल क्या किया, आर स्ट्रेन को अपने में रूपांतरित करवा दिया। इसी रूपांतरण के कारण क्या हो गया, चूहे की मृत्यु हो गई। और यही रूपांतरण को यानी आर स्ट्रेन के कुछ सेल एस स्ट्रेन में जो ट्रांसफर हो गए, वह ट्रांसफर की विधि को ग्रिफिथ इफेक्ट कहा जाता है या फिर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के कारण वह सोच में डूब गए कि वह पदार्थ कौन सा था जो एस स्ट्रेन में बदल गया। आर स्ट्रेन में कौन से पदार्थ ऐसे थे जो एस स्ट्रेन में बदल गया, इसका खोज वह ग्रिफिथ जो है नहीं कर पाए थे। इसका खोज पुनः इसके बाद जो प्रक्रिया है, बाद का जो प्रयोग है, एबोरी का, मैकॉर्ड का और मैकर्टी का जो प्रयोग हुआ, उसमें यह मतलब संपूर्ण रूप से साबित नहीं कर पाए वो भी, लेकिन ये कर दिए कि वह पदार्थ कौन सा था जो ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, तो अभी के लिए आज इतना ही रखते हैं, पुनः फिर आगे आपको कराया जाएगा जो मैकॉर्टी का होगा, एबोरी का होगा और मैकॉर्ड का होगा। ठीक है, तो मैकॉर्ड का प्रयोग मैकॉर्टी, एबोरी, मैकॉर्टी एवं मैकॉर्ड का प्रयोग भी हम करवा देंगे आप लोगों को। फिर से आपको प्रोवाइड मतलब जो है वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।